नमस्कार। कश्मीर फाइल्स फिल्म आने के बाद कश्मीर को लेकर, खासतौर पे 90s के कश्मीर को लेकर बहुत सारी बहसें जो थम गई थी या अकादमिक विमर्श की चीजें बन के रह गई थी, वो जनता में खुल के आ गई हैं। इसमें एक बड़ा मुद्दा है कश्मीर से पंडितों के पलायन में, या मैं यूं कहूं कि कश्मीर में जो आतंकवाद बढ़ा, उसमें जगमोहन साहब की क्या भूमिका थी। कई इंटरव्यूज में फिल्म के जो निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री जी और कश्मीर के एक और पत्रकार जो हैं राहुल पंडिता, जिन्होंने कश्मीर पर एक किताब भी लिखी है, इन लोगों ने जगमोहन की भूमिका को लेकर कई सारी बातें की हैं और आमतौर पे ये कहा है कि जगमोहन की कोई भूमिका नहीं थी या जगमोहन की भूमिका को पॉजिटिव बताया है। मैं इस वीडियो में थोड़ा विस्तार से कुछ रेफरेंसेस के साथ कुछ बातों पे बात करते हुए कोशिश करूंगा कि जगमोहन की पूरी भूमिका को कश्मीर में समझा जाए। जब भी जगमोहन की बात हो, एक बात समझिए कि 90s में जो जगमोहन गए थे कश्मीर, वो पहली बार नहीं गए थे। उसके पहले एक बार और वो कश्मीर के राज्यपाल रह चुके थे। वो कहानी सुनिए। फारूक अब्दुल्ला वहां के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। शेख अब्दुल्ला की डेथ के बाद जो चुनाव हुए, उसमें फारूक अब्दुल्ला ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। उन चुनाव में इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि फारूक अब्दुल्ला जो है उनके साथ समझौता करें, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने उनसे समझौता करने से मना कर दिया। अब मना करने के बाद जाहिर है कि यह बात इंदिरा जी को बहुत अच्छी नहीं लगी। इंदिरा जी ने जाकर वहां पर काफी प्रचार भी किया, लेकिन उसके बावजूद फारूक अब्दुल्ला घाटी में बहुत अच्छा बहुमत और जम्मू में भी ठीक ठाक प्रदर्शन करने में सफल रहे। फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनती है। जब फारूक अब्दुल्ला की सरकार बनती है तो वो कांग्रेस की जगह विपक्ष के जो नेता थे उनके साथ एक हाफनाविंग करने की कोशिश करते हैं और कश्मीर में एक प्रोग्राम कराते हैं। उस समय एनटी रामाराव देश भर में विपक्षी नेताओं का साझा कार्यक्रम करते थे, उसका एक कार्यक्रम कश्मीर में भी कराते हैं और इस बात को लेकर इंदिरा गांधी काफी नाराज होती है। कश्मीर एक ऐसा स्टेट रहा है कि दिल्ली हमेशा चाहता है कि उसका नियंत्रण बना रहे उसके ऊपर। हमेशा कश्मीर में कोशिश की गई कि ऐसे मुख्यमंत्री रहें जो दिल्ली की बात सुने। एक तो सीमावर्ती इलाका है, दूसरा वहां पर टेंशन्स बहुत सारी रही हैं, तो हर प्रधानमंत्री को यह लगता रहा है कि हमारा यस मैन जो है वो कश्मीर में जाकर बैठे। तो फारूक अब्दुल्ला ने जब यस मैन का रोल नहीं प्ले किया तो गड़बड़ हुआ मामला। अब उस गड़बड़ी के मामले में फारूक थोड़े इमेच्योर भी थे, कई सारी बचकानी हरकतें भी थी, कई सारी गलतियां उनसे हुई। उसके चलते उनके मंत्रिमंडल में ही काफी दिक्कतें शुरू हो गई। उन्होंने एक काम किया कि अपना पूरा जो पुराना मंत्रिमंडल अपने पिता के समय का था उसको पूरे को करप्ट कह के बर्खास्त कर दिया और भी बहुत सारी चीजें हुई। एक साहब थे डीडी ठाकुर जो जम्मू के थे, न्यायाधीश रहे थे। वो शेख अब्दुल्ला के मंत्रिमंडल में काफी पावरफुल थे और फारूक अब्दुल्ला और गुल मोहम्मद शाह के बीच जो सत्ता संघर्ष चला था कि कौन विरासत लेगा शेख अब्दुल्ला की, उसमें उन्होंने फारूक अब्दुल्ला का साथ दिया था। लेकिन दिक्कत तब हुई जब डीडी ठाकुर के ऊपर करप्शन के आरोप लगे और उस आरोप की जांच फारूक ने कहा कि जस्टिस आई के कोतवाल करेंगे। जस्टिस आई के कोतवाल और डीडी ठाकुर में बिल्कुल नहीं पड़ती थी। तो ठाकुर साहब अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि इस बात पर निश्चित रूप से वो नाराज हुए और फिर एक खेल चला कि गुल शाह के नेतृत्व में कुछ विधायकों का विद्रोह करा दिया जाए और फारूक की सरकार को गिरा दिया जाए। उस जमाने में वहां राज्यपाल हुआ करते थे बीके नेहरू, जो रिश्ते में बड़े भाई लगते थे इंदिरा जी के। आईएफएस से आते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज से वो आते थे। बेहद ईमानदार और शानदार व्यक्ति थे। उनकी एक जीवनी है, नाइस गाई फिनिश सेकंड। आप उसको जरूर पढ़ें। उस जीवनी में उस दौर का जो पूरा खेल है कश्मीर में जब वो राज्यपाल थे, वो उन्होंने बताया है। लब्बो लुबाब ये कि बीके नेहरू ने इस तरह की किसी कार्यवाही में हिस्सा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा यह अनैतिक होगा कि मैं गुलशाह का साथ देकर फारूक को चीफ मिनिस्टर पद से हटाऊं। तो इंदिरा गांधी ने बीके नेहरू को वहां से गुजरात भेज दिया और जगमोहन को पहली बार वहां पर अप्रैल 1984 में राज्यपाल बनाकर श्रीनगर भेजा गया। वहां जाने के बाद पहला काम जो उन्होंने किया, जिस काम के लिए उनको भेजा गया था, कि 13 विधायक जो फारूक के खिलाफ उनके पास पहुंचे, उनके नेतृत्व में उन्होंने वहां पर उनके समर्थन से उन्होंने गुल शाह की वहां पर सरकार बनवा दी। अगर आप डिटेल पढ़ेंगे तो गुल शाह की सरकार थी, उसको कर्फ्यू सरकार बोला गया क्योंकि जनता जो थी उसने फारूक अब्दुल्ला को वोट दिया था, फारूक अब्दुल्ला के साथ थी। फारूक जो है शेख के बेटे थे, शेख के साथ जनता थी। तो जनता इस बात से बहुत नाराज हुई कि एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर को हटाकर
और एक ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया जो चुना हुआ नहीं है, गुलशाह, और गुलशाह का व्यवहार वगैरह भी बहुत गड़बड़ था। तो बात यह कि जगमोहन जब पहली ही बार कश्मीर गए, जैसा मैंने बताया कि अप्रैल 1984 में, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वहां की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। जो काम बीके नेहरू साहब को अनैतिक लगा था, वो काम जगमोहन ने कश्मीर में जाकर किया। उसके बाद आप जानते हैं 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके बाद राजीव गांधी जो है वो अब अभूतपूर्व बहुमत से सत्ता में आते हैं, सारा कुछ चलता है। उसके बाद हुआ क्या, एक घटना यह हुई कि श्रीनगर से बेगम अब्दुल्ला चुनाव लड़ रही थी और वहां पर गुलशाह ने अपने बेटे मुजफ्फर शाह को टिकट दे दिया। अब बेगम जीत तो गई ही, लेकिन उसके साथ साथ इसके बाद जो है फारूक और राजीव का मेल जोल बढ़ा। बचपन से वो लोग जानते थे एक दूसरे को, मेल जोल बढ़ा और फिर यह हुआ कि गुलशाह को अब बर्खास्त होना होगा। 1986 में जब राम मंदिर का ताला खुलने की बात हुई, तो उसकी प्रतिक्रिया में अनंतनाग में एक घटना हुई जिसमें कई सारे हिंदू पंडित जो घर थे और मंदिर थे उनको क्षतिग्रस्त किया गया। हालांकि उसके बाद खेमलता वकलो भी बताती हैं और बाकी लोग भी बताते हैं कि इन दंगों के बाद जब वो लोग गए वहां पर तो रिकॉन्साइल हुआ सारा। वहां के जो मुस्लिम थे उन्होंने 10,000 रुपए इकट्ठा कर किए और जो मंदिर और घर क्षतिग्रस्त हुए थे उनको बनवाए, तो वो मामला ठीक ठाक हो गया। लेकिन ये मामला गुलशाह को बर्खास्त करने के लिए काफी हुआ, यानी उन्होंने दूसरी बार गुलशाह की सरकार को जगमोहन ने बर्खास्त किया। तो ये उनका पहला था और उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें वो रहे, जिसमें कहा जाता है कि करप्ट के खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया। हालांकि जब करप्शन के खिलाफ अभियान चलाया तो ढेर सारे कश्मीरी पंडित भी बर्खास्त हुए, लेकिन जो उनका शासन रहा कुल मिला जुला के हार्ड हैंड वाला जो शासन रहा, उसका कश्मीर में कुल मिलाकर इंप्रेशन ये पड़ा कि वो एंटी मुस्लिम है, बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं और डेमोक्रेसी के प्रोसेस को बहुत ज्यादा वो समझते भी नहीं हैं और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं। ये कश्मीर के अंदर असर पड़ा। अब इसको कट करके आप सीधे 90s पे आ जाइए। पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने बताया 90s में किस तरह का माहौल था। उस माहौल में जगमोहन को भेजा गया तो फिर एक पॉलिटिक्स थी। क्या पॉलिटिक्स थी उसको समझिए। फारूक अब्दुल्ला साहब उस जमाने में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। वीपी सिंह की नई नई सरकार आई थी। वीपी सिंह कश्मीर को कुछ नहीं समझ पा रहे थे। उनको लगा कि कश्मीर के एक पॉलिटिशियन मुफ्ती मोहम्मद सईद को, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद पहले कांग्रेस में थे और फिर जनमोर्चा में चले गए थे वीपी सिंह के साथ, मुफ्ती मोहम्मद सईद को अगर यहाँ का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा तो शायद वहां के लोगों का भरोसा हो। और उनकी गवर्नमेंट को कम्युनिस्ट भी सपोर्ट कर रहे थे, भाजपा भी सपोर्ट कर रही थी और भाजपा लगातार जगमोहन को भेजे जाने की बात कर रही थी। फारूक अब्दुल्ला ने बिल्कुल क्लियर किया हुआ था कि अगर जगमोहन आते हैं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इसके बावजूद ना तो जैसे मैंने बताया था कि रूबिया सईद का जब अपहरण हुआ तो भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि बिल्कुल भी किसी को छोड़े जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपने पुराने दोस्त और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज मोतीलाल भट्ट के साथ वो सारा कुछ डीलिंग की और आतंकवादियों को छोड़ा गया। उस समय भी फारूक की नहीं सुनी गई और जब जगमोहन को भेजा गया तो भी फारूक की नहीं सुनी गई। तो जगमोहन साहब के आते ही जो है फारूक ने इस्तीफा दे दिया और राज्य एक बार फिर से राष्ट्रपति शासन में चला गया। मुफ्ती चाहते थे कि जगमोहन जाते हैं तो फारूक साहब हट जाएंगे, मेरा रास्ता खाली हो जाएगा, जल्दी से चुनाव करा लेंगे और चुनाव करा के मैं फिर से मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। क्योंकि उनका सपना देश का गृह मंत्री बनना नहीं था, उनका सपना कश्मीर का मुख्यमंत्री बनना था। इधर भाजपा को मालूम था कि जगमोहन अगर जाते हैं तो वो जिस तरह के कड़े कदम उठाएंगे, घाटी में जिस तरह का तमाशा होगा, उसके बाद बाकी देश में हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन करना उसके लिए आसान हो जाएगा। और जहां तक वीपी सिंह का सवाल है, वीपी सिंह समझ ही नहीं पा रहे थे कि कश्मीर में क्या करना है। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद और भाजपा के कहे पर चल रहे थे। अब जाने के बाद इन्होंने पहला काम क्या किया पड़ा, ये तो आप जानते ही हैं कि ये कश्मीर पहुंचते हैं और उसके तुरंत बाद कश्मीरी पंडित बड़ी संख्या में घर छोड़ के जाते हैं। उसमें इनकी क्या जिम्मेदारी थी, क्या नहीं जिम्मेदारी थी, मैं उस पर बात करूंगा। लेकिन इसके बाद एक तो पहली बात तो यही कि ऐसे समय में एक ऐसा, जब इतना सारा बवाल चल रहा हो, जगमोहन ने खुद अपनी किताब में लिखा है, अगर आप उसको देखें, कि लोगों में बहुत गुस्सा था, लोग बहुत नाराज थे। तो जब लोग बहुत गुस्से और बहुत नाराजगी में हों तो उस समय आग में घी डालना सही होता है या आग को शांत करने की कोशिश सही होती है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जगमोहन जानते थे सब लोग गुस्से में हैं, फिर भी उन्होंने आग में घी डालने का काम किया, आग में पानी डालने का काम नहीं किया। जाते ही वो जिस दिन 18 तारीख को उनके राज्यपाल चुने जाने की घोषणा हुई,
19 को उन्होंने जम्मू में कार्यग्रहण किया। और अशोक धर साहब अपनी किताब में बताते हैं, जो खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, वो अपनी किताब में बताते हैं कि जब तलाशी वहां चल रही थी श्रीनगर के डाउनटाउन में, तो न केवल 300 युवाओं को गिरफ्तार किया गया, बल्कि छोटा बाजार इलाके में कुछ महिलाओं के साथ सुरक्षा बलों के दुर्व्यवहार से भी लोग भड़क गए, जिसके चलते 20 जनवरी की रात को पूरे शहर में उग्र प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन के बारे में मैं पिछले वीडियो में काफी डिटेल में बता चुका हूं। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। 21 जनवरी को फिर जुलूस निकला। गौ कदल, कदल मतलब पुल होता है, कश्मीर में कदल कहते हैं पुल को, और पूरे श्रीनगर में आप जाएंगे तो ढेर सारे आमिर कदल, गौ कदल, इस तरह हब्बा कदल, ढेर सारे इलाके आपको मिलेंगे। तो गौ कदल में जो जुलूस निकला हुआ था उस पर सीआरपीएफ ने फायरिंग की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो आंकड़ा देती है वो कहती है 35 लोग मारे गए, लेकिन जो मानवाधिकार संस्थाएं हैं वो कहती हैं 50 से 100 लोग मारे गए। उस समय विलियम डैलरिम्पल वहां पर थे, और विलियम डैलरिम्पल जो थे वो द गार्जियन के संवाददाता के रूप में थे। वो कहते हैं कि जुलूस बिल्कुल शांतिपूर्ण था और उस पर गोलियां चलाई गई। गौ कदल की जो फायरिंग हुई, जिस तरह से गोलियां चली, उससे जाहिर था कि एक बार फिर से वहां का माहौल और ज्यादा खराब हो जाता। मार्च और अप्रैल 1990 में कश्मीर में एक कमेटी गई थी, एक टीम गई थी जांच करने के लिए कि क्या हुआ है। उसमें जस्टिस तारकुंडे थे, जस्टिस राजेंद्र सच्चर थे, बलराजपुरी थे और शिक्षाविद अमरीक सिंह थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक जगह लिखा है कि वास्तविकता यह है कि हाल के महीनों में, खासतौर से जनवरी 1990 में जगमोहन के आने के बाद, भयावह दमनात्मक कार्यवाहियों से घाटी की सारी मुस्लिम आबादी भारत से कट गई है और उनका यह अलगाव अब कड़वाहट और गुस्से में बदल गया है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव रहे हैं उस जमाने में, अशोक जेटली, उन्होंने लिखा है कि जगमोहन ने 5 महीने में वह कर दिया जो आतंकवादी 5 सालों में नहीं कर पाते। यानी उस गुस्से में, उस गुस्से की आग में लगातार वो घी डालते गए। नंबर 1, उनकी भाषा आप देखिए। 20 जनवरी को दूरदर्शन पर उनका एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं, सुधर जाओ वरना मैं ठीक कर दूंगा। एक जगह वो लिखते हैं मई में, उनका एक बयान है, आज कश्मीर में हर मुसलमान आतंकवादी है, सभी भारत से अलग होना चाहते हैं। मैं श्रीनगर दूरदर्शन के कार्यक्रमों में हेर फेर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर कोई आतंकवादी है। ये टाइम तब है जब कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि श्रीनगर दूरदर्शन के तमाम सारे मुस्लिम कर्मचारी आतंकवादियों के हमले में मारे जा रहे थे। उस समय जगमोहन कह रहे थे कि सारे जो कश्मीरी हैं वो आतंकवादी हैं। वो कहते हैं मेरे पास हर मिनट की खबर है, कश्मीर के लिए बुलेट ही एक हल है। जब तक सारे आतंकवादी नहीं मारे जाएंगे कश्मीर में शांति नहीं लौटेगी। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कश्मीर में सब आतंकवादी हैं, फिर आप कह रहे हैं सारे आतंकवादी नहीं मारे जाएंगे तब तक शांति नहीं लौटेगी। यानी आप कह रहे हैं कश्मीर में जितने लोग हैं सबको मार दिया जाएगा। इस तरह के बयान से क्या होगा? जो नहीं गुस्सा है उनका गुस्सा और भड़केगा। देखिए, रूबिया सईद वाली घटना से ठीक पहले तक जो कश्मीर में आतंकवाद था वो थोड़ा बहुत वो सड़क पर दिख तो रहा था, लेकिन उसका आधार बहुत बड़ा नहीं था। बाद में भी उसका आधार बहुत बड़ा नहीं था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आतंकवाद के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। जरूरत क्या थी? जरूरत ये थी कि ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जाता, ऐसे लोगों को अपने पक्ष में लिया जाता और कश्मीर में पैर रखने के लिए एक बड़ी जगह बनाई जाती। कश्मीर में जो लोग आतंकवाद के साथ नहीं थे उनको अपने साथ लेकर आतंकवादियों के खिलाफ एक माहौल बनाया जाता। लेकिन जगमोहन ने इस तरह की कोई डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस करने की जगह सीधे केवल बंदूक और गोली की बात करनी शुरू की। इसके अलावा क्या किया? 19 फरवरी को उन्होंने विधानसभा भंग कर दी और उस समय जो विधानसभा के सदस्य हुआ करते थे, गिलानी साहब, अब्दुल गनी लोन, अब्दुल गनी भट्ट, अब्बास अंसारी, काजी निसार, इन सबको गिरफ्तार कर लिया। अब ये करने से क्या होगा? ये करने से जो लोग आपके साथ आ सकते थे या जिनके सहारे आप कश्मीर में न्यूट्रलाइज कर सकते थे, आप ये बता सकते थे कि कश्मीर में बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, उनको आपने गिरफ्तार कर लिया। विधानसभा जो चुनी हुई एक जगह थी उसको आपने भंग कर दिया। शायद प्लान ये रहा हो कि 6 महीने बाद चुनाव करा के मुफ्ती साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, मुफ्ती साहब जैसा चाहते थे। लेकिन आप जानते हैं कि इन कार्रवाइयों का असर वही हुआ जो अशोक जेटली साहब, जो कश्मीर के मुख्य सचिव रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इन 5 महीनों में वो काम हो गया जो आतंकवादी 5 साल में भी नहीं कर सके।
अब ये बात कि कश्मीरी पंडितों के जाने में जगमोहन का कितना रोल रहा, देखिए दो बातें होती हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है जो कहता है कि नहीं साहब, जगमोहन का कोई रोल नहीं था। दूसरा एक्सट्रीम कहता है कि सिर्फ और सिर्फ जगमोहन के चलते कश्मीरी पंडित बाहर गए। आप मेरी किताब भी पढ़ेंगे, मेरा कोई भी लेख पढ़ेंगे, कभी भी कहीं अगर मुझे सुनेंगे तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि सच्चाई इन दोनों के बीच में है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि जगमोहन का कोई रोल नहीं था, लेकिन यह कहना भी बिल्कुल गलत है कि सिर्फ जगमोहन की वजह से कश्मीरी पंडित बाहर गए। ऐसा होता नहीं है। जिस जगह पे 1500 साल से आपका घर है, वहां किसी एक बाहरी आदमी के कहने पर आप रातों रात घर नहीं छोड़ देते हो। सच्चाई तो यही है कि वहां जिस तरह का माहौल बना हुआ था, उस माहौल में भारत सरकार कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाई, जिसके चलते कश्मीरी पंडित बाहर गए। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे राज्यपाल या जगमोहन का फर्ज ये था कि उनको रोकने की कोशिश करते, सुरक्षा दिलाते, ना कि उनको माइग्रेशन के लिए आप प्रेरित करते। जगमोहन ने किया क्या, मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपको बताता हूं। बलराजपुरी जम्मू के जाने माने विद्वान हैं, पॉलिटिकल आदमी रहे हैं। जिस जमाने में राजा आज़ादी की बात कर रहे थे, महाराजा हरि सिंह आज़ादी के, हिंदुस्तान पाकिस्तान किसी से मिलने की बात नहीं कर रहे थे, उस समय जम्मू में जिन लोगों ने भारत का परचम उठाया था उसमें से बलराजपुरी एक हैं। उनकी किताब बेहद महत्वपूर्ण है, आप इस किताब को ज़रूर लेकर पढ़िए। वो लिखते हैं कि उस दौर में एक संयुक्त समिति बनाई गई थी। मैं वर्बेटिम पढ़ देता हूं ताकि आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाए, फिर मैं उस पर एनालिसिस करूंगा। वो बताते हैं कि उस दौर में संयुक्त समिति बनाई गई थी जिसका उद्देश्य कश्मीरी पंडितों का पलायन रोकना था। इसमें कश्मीर के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुफ्ती बहाउद्दीन फारूकी, एचएन जट्टू और गुलाम नबी हागरू थे। कई मुस्लिम नेताओं, राजनीतिक नेताओं और आतंकवादी संगठनों तक ने कश्मीरी पंडितों से पलायन न करने की अपील की थी, लेकिन जट्टू, जो इसके मेंबर थे कश्मीरी पंडित, वो खुद ही जम्मू चले गए। बाद में जट्टू ने यह बताया कि इस कमेटी के बनने के तुरंत बाद ही राज्यपाल ने एक डीएसपी को जम्मू के हवाई टिकट के साथ भेजा, यानी एक डीएसपी भेजा और उसके हाथ से हवाई टिकट भेजा और जम्मू में एक घर दिलाने का आश्वासन देते हुए तुरंत जट्टू साहब से जम्मू चले जाने के लिए कहा। यानी कहां सरकार को उस कमेटी की कोशिशों में मदद करनी चाहिए थी, बल्कि उस कमेटी के मेंबर को ही जम्मू भेजने का प्रबंध कर दिया गया। कमेटी फॉर इनिशिएटिव ऑन कश्मीर की जुलाई 1990 की एक रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है कश्मीर इम्प्रीजेंट। इसमें नातीपुरा श्रीनगर में रह रहे कश्मीरी पंडित ने कहा, इस इलाके में कुछ लोगों ने दबाव में कश्मीर छोड़ा। एक कश्मीरी पंडित नेता एचएन जट्टू लोगों से कह रहे थे कि अप्रैल तक सभी पंडितों को घाटी छोड़ देना है। मैंने कश्मीर नहीं छोड़ा, डरे तो यहां सभी हैं, लेकिन हमारी महिलाओं के साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। इसके अलावा 18 सितंबर 1990 को जो वहां एक अफसाना, वहां का लोकल अखबार है, वहां केएल कौल साहब का एक पत्र छपा है। उस पत्र में वो कहते हैं, पंडितों से कहा गया था कि सरकार कश्मीर में 1 लाख मुसलमानों को मारना चाहती है जिससे आतंकवाद का खात्मा हो सके। पंडितों को यह कहा गया कि उन्हें मुफ्त राशन, घर, नौकरियां आदि सुविधाएं दी जाएंगी। उन्हें यह कहा गया कि नरसंहार खत्म हो जाने के बाद उन्हें वापस लाया जाएगा। तौलीन सिंह की एक किताब है, लेकिन उसके पहले मैं संजय टिक्कू की बात करता हूं कि संजय टिक्कू जो है कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के नेता हैं। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति आज भी जो पंडित कश्मीर में रह रहे हैं उनका संगठन है। उन्होंने, जब मैंने अपनी किताब के लिए उनका इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि उस दौर में कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जगमोहन से मिलकर अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन जगमोहन सुरक्षा उपलब्ध कराने की जगह जम्मू जाने पर जोर दे रहे थे। तौलीन सिंह की जो किताब है, उस तौलीन सिंह अपनी किताब में कहती हैं, कई मुसलमान यह आरोप लगाते हैं कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए प्रेरित किया। यह सच हो या नहीं, लेकिन यह तो सच ही है कि जगमोहन के कश्मीर में आने के कुछ दिनों के भीतर वे समूह घाटी छोड़ गए और इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि जाने के लिए संसाधन भी उपलब्ध कराए गए। वजाहत हबीबुल्लाह जो वहां अधिकारी थे, वो अपनी किताब में बताते हैं कि उन्होंने जगमोहन से दूरदर्शन पर कश्मीरी पंडितों से एक अपील करने को कहा था कि वे यहां सुरक्षित महसूस करें और सरकार उनकी पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराएगी, लेकिन जगमोहन ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसकी जगह अपने प्रसारण में उन्होंने कहा पंडितों की सुरक्षा के लिए रिफ्यूजी कैंप बनाए जा रहे हैं। जो पंडित डरा हुआ महसूस करें वे इन कैंपों में जा सकते हैं। जो कर्मचारी घाटी छोड़कर जाएंगे उन्हें तनख्वाहें मिलती रहेंगी।
एक और बयान प्रोफेसर नीरजा मट्टू का है। प्रोफेसर नीरजा मट्टू जानी मानी कश्मीरी विद्वान हैं। दिसंबर 2012 में गोवा आर्ट्स एंड लिटरेचर फेस्टिवल में बोलते हुए प्रोफेसर नीरजा मट्टू ने कहा कि उस समय की सरकार ने कश्मीरी पंडितों में सुरक्षा का भाव भरने की जगह उन्हें कश्मीर छोड़ने देने की आसान राह चुनी और न केवल उन्हें घर छोड़ने दिया बल्कि एक तरह से उन्हें इसकी सुविधा दी, यानी एक तरह की रिश्वत। तो पूरी बात यह है कि एक तो कश्मीरी पंडित डरे हुए थे, उनके समुदाय के लोगों की हत्या हुई थी, अल्पसंख्यक समुदाय था। दूसरा, शुरुआत में तो ये पूरा मूवमेंट एंटी इंडिया वाला था, लेकिन उसके बाद इसके अंदर सांप्रदायिक तत्व और गुंडा तत्व घुस आए थे जिनके हाथों में बंदूक आ गई थी। उन्होंने कई निर्दोष कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी, तो ये डर और बढ़ गया। तीसरा, उस समय सरकार को कश्मीरी पंडितों को जिस तरह की सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए थी, बहुत सारे लोग मेरे यहां कमेंट कर रहे थे कि सबके घर के दरवाजे पर एक एक पुलिस लगा दी जाती क्या? नहीं साहब, सुरक्षा दिलाने के बहुत बहुत तरीके होते हैं। सरकार को यह तय करना होता है कि जो नागरिक खतरे में है उनको सुरक्षा कैसे दिलाई जाएगी। लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था करने की जगह, आप जानते हैं कि सेना का फ्लैग मार्च तब कराया गया जब राजीव गांधी ने संसद का घेराव किया था। मृदु राय कश्मीर पे एक अच्छी लेखिका हैं, बड़ी लेखिका हैं, रिसर्चर हैं। उनका जो वो है, क्या कहते हैं, उनका एक बयान जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस मामले पर। वो लिखती हैं कि हालांकि इस बात के कोई संकेत नहीं है कि कश्मीरी पंडितों को वहां से निकालने की सरकार की कोई सोची समझी योजना थी, लेकिन इस बात के पूरे संकेत हैं कि सरकार ने पंडितों का पलायन रोकने की कोशिश नहीं की। अब हम अगर एक बात कहना बहुत जरूरी होगा। राहुल पंडिता लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 7 मार्च को एक बयान जारी किया गया था, जगमोहन ने बयान जारी किया था। जगमोहन ने वो बयान अपनी किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में वो बयान लिखा है, उसको प्रेस नोट बताया गया है कि प्रेस नोट जारी किया गया। जगमोहन खुद नहीं बताते हैं कि उस जमाने में जब लगभग सारे अखबार बंद थे तो कौन से अखबार में यह खबर छपी थी। जो प्रेस नोट था वो दूरदर्शन पर क्यों नहीं पढ़ा जा सकता था, जिससे बात ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचती। और सबसे बड़ा सवाल कि लोग जा रहे थे, मतलब जनवरी के महीने में जाना शुरू हो गया था लोगों का। 19, 20, 21 जनवरी में सबसे ज्यादा पलायन हुआ और 7 मार्च तक उन्होंने एक औपचारिक प्रेस नोट जारी करने के लिए वेट किया और उस प्रेस नोट पे अमल करने के लिए, उस प्रेस नोट में लिखा हुआ है कि कश्मीर के आसपास 4 कैंप बनाए जाएंगे, श्रीनगर के आसपास 4 कैंप बनाए जाएंगे, वगैरह वगैरह। मैं इस सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि क्या जगमोहन ने इस तरह का कोई कैंप बनाया? जम्मू में तो कैंप बने थे, क्या श्रीनगर के आसपास जिन इलाकों की बात कर रहे थे वहां कोई कैंप बनाया? और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो इस बयान को केवल फेस सेविंग क्यों ना माना जाए, केवल एक ऐसा कागज का टुकड़ा क्यों ना माना जाए जो अपनी फेस सेविंग करने के लिए जगमोहन ने प्रेस नोट के नाम पर अपनी किताब में दिया है, जिसके वास्तविक किसी प्रभाव का कोई असर दिखाई नहीं देता है। जगमोहन की जो पूरी कार्य प्रणाली थी, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो जिस घटना से जगमोहन की विदाई हुई थी, जनवरी में आए थे और मई में उनको जाना पड़ा, 5 महीने कुल मिला के कश्मीर में रह पाए वो, उस घटना को थोड़ा देख लेंगे तो जगमोहन का जो टोटल काम करने का तरीका था वो आपके समझ में आ जाएगा। 21 मई 1990 को मीरवाइज की हत्या कर दी गई। मीरवाइज मौलवी फारूक अपने घर में थे, 2 लोग मिलने आए, वो जब निकल के आए तो 2 लोगों ने उनकी हत्या कर दी और वो भाग गए। पूरे कश्मीर में उस समय ये शोर मचा कि हिजबुल के लोगों ने उनकी हत्या कर दी है। हॉस्पिटल उनकी लाश को ले जाया गया, नहीं बचे वो, और नहीं बचे तो कश्मीर में उनकी लाश जब घर की तरफ आ रही थी जब, तो उनके साथ हजारों लोगों का जुलूस आया। उस जमाने में जो मुख्य सचिव थे आर.के. ठक्कर साहब, उन्होंने जगमोहन से कहा कि जो कश्मीर के सबसे बड़े नेता हैं मीर वाइज, सबसे बड़े धार्मिक नेता, मीर मतलब सबसे बड़े, वाइज मतलब धर्मोपदेशक, तो जो सबसे बड़े धर्मोपदेशक हैं उनकी हत्या हुई है, आप एक पुष्प चक्र भेज दीजिए। कोई होशियार आदमी क्या करेगा कि एक हत्या हुई है, लोगों को लग रहा है, काफी सारे लोगों को लग रहा है कि आतंकवादियों ने उनकी हत्या की है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, आतंकवादियों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसी कोई सलाह उन्होंने नहीं मानी, कोई फूल पत्ती वहां पर नहीं भेजी, कोई श्रद्धांजलि नहीं दी। इसके अलावा क्या हुआ, कोड़ में खाद जिसको कहते हैं, कि जब वो जुलूस आ रहा था तो जुलूस पर प्रतिबंध वगैरह को लेकर कुछ भ्रमित निर्देश जारी किए गए और उसके बाद
पुलिस और सीआरपीएफ की टुकड़ी ने उस जुलूस पर गोलियां चलाई। गोलियां इस हद तक चलाई गई थी कि 2 गोलियां मौलवी मीर वाइज फारूक, जिनकी हत्या हो गई थी, उनकी देह में भी पाई गई। आधिकारिक जो आंकड़ा था वो बताता है कि 27 लोग मारे गए। इंडियन प्रेस में यह संख्या, जो भारतीय अखबार थे उनमें यह संख्या 47 बताई गई, और बीबीसी ने कहा कि 100 लोग इस भीड़ में मारे गए। मतलब मौलवी या मीरवाइज फारूक की हत्या, जिसका उपयोग आप कर सकते थे आतंकवादियों के खिलाफ, आपने किया क्या कि एक जो जुलूस उनको लेके आ रहा था, मातम का जो जुलूस था, उस पर आपने गोलियां चलवा दी। 25, 50, 100 जितने भी लोग हों उनकी हत्या हो गई, और पूरे कश्मीर में जो माहौल हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ बन सकता था वो आपने हिंदुस्तान सरकार के खिलाफ बनवा दिया। ये इतना ज्यादा था कि वीपी सिंह और मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी जनता दल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी, और जगमोहन साहब को कश्मीर से 5 महीने में ही वापस बुला लिया गया। बिना कुछ हासिल किए जगमोहन साहब वापस आ गए। तो जिस आदमी के काम करने का तरीका ऐसा हो, जो आदमी राजनीतिक समझ से शून्य हो, और जो आदमी केवल बंदूक की भाषा से एक इतनी बड़ी समस्या को हल करना चाहता हो और हल तो एकदम न कर पाया हो, उस आदमी के बारे में अपनी राय आप खुद बना सकते हैं, खुद तय कर सकते हैं कि कश्मीर में जो टर्बुलेंस था, जिसको लेके वहां के पूर्व मुख्य सचिव कहते हैं, जैसा मैंने कोट किया, जेटली साहब कहते हैं कि जो काम आतंकवादी 5 सालों में नहीं कर पाते वो 5 महीनों में जगमोहन साहब ने कर दिया, यानी पूरे कश्मीर को हिंदुस्तान के खिलाफ कर दिया। इसके बाद, इतने तथ्यों के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि जगमोहन की कश्मीर के समस्या में और कश्मीर से पंडितों के पलायन में किस तरह की और क्या भूमिका रही होगी। ये तो आप जानते ही हैं कि बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।